हेलो दोस्तों। आ, थोड़ा टाइम हो गया, 2 3 4 5 दिन का गैप हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपको देने में, नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग, चलिए मैं कंटिन्यू कोशिश करता हूँ कि इस वीक में आपको 2 3 डिस्कशंस का वीडियो मिल जाए वो इसका। अभी आप जरा अगर सोचो, लास्ट डे का, अगर आपको लास्ट वीडियो की चीजें अगर याद होंगी आपको, तो हम लोग, मैंने ये कहा था, जो आपको याद रखने की चीज है, कि कभी भी सेंटेंस एक्टिव या पैसिव में नहीं होता। हम सेंटेंस को तभी एक्टिव या पैसिव में एक्सक्लूसिवली बोल सकते हैं जब उसमें सिर्फ एक वर्ब हो, और वो वर्ब एक्टिव हो तो सेंटेंस को हम बोल देंगे एक्टिव का वर्ब है, जैसा आपके ट्रांसफॉर्मेशन में पूछता है। बट अगर आपको याद होगा, लास्ट डे का हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2 वर्ब हमको पैसिव में करने थे, एक वर्ब हमको एक्टिव में करना है, एक हमको एक और जो था वो एक्टिव में रखना था। सो आपको एक्सक्लूसिवली वर्ब को देख के, और वो वर्ब को देख के ऐसे कि इंडिविजुअली आपको सारे वर्ब्स को देखने होंगे अलग अलग। एक के पैसिव बनने का मतलब ये नहीं है कि अगला वाला भी पैसिव होगा। ये पैसिव में था क्योंकि ये जिस नाउन से जुड़ेगा, अब अगर क्रिया है तो वो किसी ना किसी कर्ता से जुड़ेगी, मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट से जुड़ेगी। और अगर वो सब्जेक्ट से जुड़ेगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सब्जेक्ट उस वर्ब के लिए डूअर है या ऑब्जेक्ट है। डूअर होगा तो वो काम करेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो वो काम नहीं करेगा। काम कोई भी करे उस पे उसका असर उस पे ऊपर पड़ेगा। अब इस स्ट्रक्चर में, इस पार्ट में एक चीज हम लोगों को याद रखने की चीज है, जो समझना है। और मैंने आपको कभी बोला था, देखो, वर्ब को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक तरफ आप बोलते हैं, हम आपने सुना होगा, ये प्रिंसिपल वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ये वीक है, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। आपने सुना होगा, मैं श्योर हूं कि आप लोग सुने होंगे। लेकिन हम लोग जो सुने हैं वो क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हमारे राइटिंग में या ग्रामर के करेक्शन में कितनी कितना इंपॉर्टेंस और क्या इंपॉर्टेंस है, ये कभी जस्टिफाई हमको हमारे किताबों ने नहीं किया है। एक और पॉपुलर कैटेगरी आप लोगों ने अपने स्कूल के जमाने में सुना होगा, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और उसकी जरूरत क्यों है वो आज आपको मैं बता रहा हूं। देखो, जो वर्ब होता है ये तुम्हारे सेंटेंस का न्यूक्लियस है। तुमको कोई भी सेंटेंस लिखना होता है तो मेजर काम क्या होता है कि उसी वर्ब के अर्थ को एक्सपेंड किया जा रहा है, बस। अगर मैं अपने इस थ्योरी को मैं यहां पे प्रूव करूं तो तुमको इस पूरे सेंटेंस में एक ही दिखाई पड़ेगा कि सिर्फ वर्ब के अर्थ को एक्सपेंड करके ये सेंटेंस बनाया गया है। ये इसका एप्लीकेशन, ध्यान रखना भाई लोग, इसका एप्लीकेशन, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है अगर इसके लॉजिक को आप समझो। आप में से बहुत सारे लोग, और आप ये जानो कि अंडरस्टैंडिंग तो आपकी इंग्लिश का बेस है। अगर कोई भाषा आपको पढ़ के नहीं समझ में आती है तो उसको अब आप उसमें ग्रामर सीख के करोगे क्या? ये तो वैसे ही हो गया कि किसी को गाड़ी चलाने नहीं आता, मोटरसाइकिल, और वो कार्बोरेटर के फंक्शन को समझ रहा है। ये अजीबोगरीब फैक्टर है। आपके पास अपनी हिंदी में बस एक ही फैक्टर है कि आपको पढ़ के अच्छे समझ में आ जाता है, ग्रामर का इंपॉर्टेंस कम हो गया है, वर्ड्स के मीनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। और इंग्लिश में चूंकि हमें हमारे गुरुजी लोगों ने कहा था कि ग्रामर जब तक नहीं पढ़ोगे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होगी। ये रॉन्ग परसेप्शन है। जब तक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं हो तब तक तुम्हारा ग्रामर तुमको समझ में नहीं आएगा। अब अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने में भी जो मैं जिस कंसेप्ट की अभी बात कर रहा हूं वो तुमको बहुत हेल्प करेगा। अगर तुम एडमिट लिखो तो मेरे को ये बताना पड़ेगा, अगर इस वर्ड को मैं इस्तेमाल करूं, कि किसको एडमिट किया जा रहा है, कहां एडमिट किया जा रहा है, क्यों एडमिट किया जा रहा है। अगर मैं लर्न बोलूं तो कौन सीखेगा, क्या सीखेगा। अगर मैं टीच बोलूं, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा। और वो सेम चीज लर्न। अब अगर मैंने इन वर्ब्स के क्वेश्चंस को निकाला, कौन एडमिट हो रहा है, कहां एडमिट हो रहा है, क्यों एडमिट हो रहा है, कौन सीखेगा, क्या सीखेगा, कौन सिखाएगा,
कौन पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, तो वही बात तो यहां पूरे पैसेज में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दो तो अगर मैंने अभी कहा कि सेंटेंस का न्यूक्लियस होता है वर्ब, वर्ब के अर्थ को ही एक्सपेंड किया जाता है। अगर मैं बोलूं राम केम हियर इन द मॉर्निंग, अब कम को देखो तुम, मॉर्निंग अगर कहीं खाली बोला जाए तो नहीं पता चलेगा सुबह के से हम क्या क्वेश्चन लें, लेकिन अगर कम देखो तो कौन आया, कहां आया, कब आया, क्यों आया, ये चीज तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना है ना सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो एक्चुअली अगर आपको रीडिंग में दिक्कत होती है तो सेंटेंस में जितने भी वर्ब हैं उनको आप निकालो और उनको आप अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो तो वो सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा। जो उन क्वेश्चन का जवाब देगा वही सेंटेंस का तो मीनिंग हो जाएगा, उन वर्ब्स के क्वेश्चन का जो जवाब देगा। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो। नाउ जस्ट थिंक कि ये वर्ब न्यूक्लियस में है, वर्ब को ही मुझे एक्सपेंड करना है। अब अगर वर्ब के बेसिक को अगर एक्सपेंड किया जाए तो एक जगह बेसिक में एक देखो एक बेयर मिनिमम होता है, कम से कम कितनी बातें लिखनी पड़ेंगी मिनिमम। हाँ, उसको और अच्छे से समझाना हो तो और क्या क्या और लिखा जा सकता है, लेकिन मिनिमम कितनी बातें लिखनी पड़ेंगी। एक भर में मुझे ये लिखना पड़ेगा, मिनिमम इतनी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगर तुम बोलो तो राम इज मैंगो, अगर मैं छोटे से सेंटेंस बोलूं तो मैंने इट लिखा, हु एंड व्हाट। आई सॉ माई फ्रेंड, मैंने लिखा हु और हुम। एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे वर्ब में हु तो आता है, लेकिन फिर यहां पे व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब आता है। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये जवाब यहां नहीं लिखा जा सकता है। अगर मैंने लिखा राम इट्स मैंगोज इन द मॉर्निंग, तो वो व्हेन का जवाब आ गया, इन द मॉर्निंग। बट आपने जो मिनिमम पार्ट था वो लिखा हु, वर्ब और व्हाट, उसके बाद ही आप कोई चीज को लिखोगे। बट अगर आप ध्यान दो कि अगर मैं लिखूं ही लाफ्ड, तो आप इस चीज को नहीं लिख सकते, उसको फिर व्हाई लिखना पड़ेगा, हाउ लिखना पड़ेगा, आप वहां व्हाट या होम नहीं लिख सकते। तो आपकी इंग्लिश में दो कैटेगरी के वर्ब होते हैं। हाँ, कैटेगरीज अलग भी हैं, वो कैटेगरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, हम लोग अभी उसको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बेसिक्स क्लियर कर लो। दो कैटेगरीज के वर्ब होते हैं। एक, अगर मैंने लिखा आई सॉ, तो सबसे पहला तुमको लिखना पड़ेगा हुम, व्हाट। उसके बाद आप लिखो कहां देखा, कब देखा, आप जो भी लिखना है। बट सबसे, मैंने इसीलिए शुरुआत में बोला कि एक ऐसा वर्ब होता है जिसके मिनिमम राइटिंग में ये चीजें आती हैं, और एक जिसके मिनिमम राइटिंग में आप अगर ऐसे देखो तो व्हाट हुम नहीं आता और कुछ भी आ सकता है, जैसे ही लेफ्ट के बाद। अब इस वर्ब को, जिस वर्ब के बाद आपको व्हाट हुम रखने की जरूरत पड़े सबसे पहले, इस वर्ब को इंग्लिश में ट्रांजिटिव कहा जाता है। और जिस वर्ब के बाद व्हाट या हुम नहीं रखा जा सके उस वर्ब को इंट्रांजिटिव कहा जाता है। यही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का की पहचान है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये पहचान जरूरी क्यों है, ये पहचान करके हमारे ग्रामर में क्या स्ट्रेंथ मिलेगा। और हकीकत ये है कि ये पहचाना जाता है सिर्फ एक कारण से, वॉइस के लिए। समझना, क्योंकि अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके एक्टिव और पैसिव दोनों में से किसी में भी रखने का चांस है। ट्रांजिटिव वर्ब ही एक्टिव और पैसिव में रखा जाता है। अगर तुमको चेंजेज भी आता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एसएससी में आता है, तो वो भी ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है। कभी कभी रेयर में इंट्रांजिटिव का कभी कभी देता है, बट वो अटपटे होते हैं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ वॉइस का कोई चक्कर नहीं है, वो हमेशा
एक्टिव में ही होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब कभी पैसिव में नहीं हो सकता। मैंने फिर बोला कि कभी कभार हमारे एग्जामिनेशंस में इंट्रांजिटिव को भी पैसिव में चेंज करने के लिए बोल देता है, बट चूंकि वो बोल रहा है इसीलिए हमको कोई ऑप्शन चुनना है चेंज करने वाला। ऐसे तुम्हारे पास वर्ब के जो चेंजेज होते हैं वो सिर्फ ट्रांजिटिव के होते हैं, और आप जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सीखते हो वो सिर्फ वॉइस के कि पर्टिकुलर वर्ब को अपने सेंटेंस में एक्टिव कब रखना है और पैसिव कब रखना है। अब जरा ध्यान दो, अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है तो श्योर रहो वो हमेशा पैसिव में ही इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसके कैटेगराइजेशन का चांस अलग अलग, उसके कैटेगराइजेशन के कंडीशंस अलग अलग हैं। जब किसी ट्रांजिटिव वर्ब की बात करो, अब जरा सुनना आप, अगर आपको स्कूल में कभी भी या कहीं भी बताया गया होगा बुक्स के थ्रू कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एसवीओ कैटेगरी है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये गलत है। आप ये ध्यान रखो कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक चीज का होता है, क्योंकि आपको मैं बोलना भूल गया, इसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है और इसको सब्जेक्ट कहा जाता है। करता नहीं सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने इस पे बात की है। अब आप ध्यान दो, ये इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब के एक्टिव में यूज होने का स्ट्रक्चर है। ट्रांजिटिव वर्ब के एक्टिव में, पैसिव का सेंटेंस ऐसे नहीं यूज होता। अगर मैं मैंगोज आर ईटन बाय राम को अगर मैं ऐसे करूं तो वो इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे फिट नहीं बैठेगा। अगर वो स्ट्रक्चर एसवीओ है तो नहीं बैठेगा, उस पर तुमको एसवीओ नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, अगर आपका ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसको अगर मुझे एक्टिव में डालना है तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इसको अलग तरीके से देख सकते हैं, एक और तरीके से, कि अगर आपके सेंटेंस में किसी वर्ब के हु का जवाब हो, कौन का, और उस सेंटेंस में वर्ब के व्हाट या हुम का भी जवाब आ जाए तो ये वर्ब हमेशा एक्टिव में रखा जाएगा, एक्टिव में रखा जाएगा। क्योंकि जब पैसिव में ट्रांजिटिव वर्ब बनता है, मैंने यही कहा ना कि ट्रांजिटिव वर्ब भी एक्टिव या पैसिव में हो सकता है। पैसिव में जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ये जो व्हाट या हुम होगा वो आ जाएगा सब्जेक्ट के जगह पे, वहां तुमको सब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, और जो डूअर है वो या तो गायब हो जाएगा, हु उस सेंटेंस में रहेगा ही नहीं, और अगर बाय द वे कभी मिला तो वो बाई के साथ मिलेगा, जिसको हम लोग हुम बोलते हैं। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के बन नहीं सकता, लिखा नहीं जा सकता सेंटेंस में। अब वो ऑब्जेक्ट अगर वर्ब के बाद आया है तो नेचुरली उस वर्ब के पहले भी कुछ है तो वो हो जाएगा डूअर। वो वर्ब अगर वो ऑब्जेक्ट अगर वर्ब के बाद है तो वर्ब पैसिव में एक्टिव में, और अगर वो ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले है तो पैसिव में। मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रखा जा सकता, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रख सकते हम। अब जरा ध्यान देना, मैं अगर तुमको एक सेंटेंस दूं, बस इतना ही सेंटेंस है, एक और सेंटेंस देता हूं, यस्टरडे इन माई अपार्टमेंट अ थीफ वॉज कॉट। तुमको एक चीज दिखाई पड़ेगा, ऊपर का सेंटेंस तुमको मीनिंगलेस लगेगा और नीचे वाला सेंटेंस एकदम मीनिंगफुल लगेगा। तुमको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसने पकड़ा, ये जानने की जरूरत नहीं है। और ध्यान दो, मैंने यहां पे डूअर डाला, एक ट्रांजिटिव वर्ब मैंने यहां रखा और सेंटेंस मीनिंगलेस हो गया। मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा जो सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्ट दोनों में वही है, यहां पे पुलिस है, यहां पे थीफ है, सब्जेक्ट ही है। उसके बाद मैंने ट्रांजिटिव वर्ब रखा और सेंटेंस मीनिंगफुल है। इसीलिए मैंने कहा
कि ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर मैं यहां पे अ थीफ लगा दूं, तुमको ये सेंटेंस मीनिंगफुल लगेगा। मैं उसी अ थीफ को यहां रखा, डूअर मैंने हटा दिया, तभी सेंटेंस मीनिंगफुल है। सो रिमेंबर वन थिंग कि ट्रांजिटिव वर्ब को ही एक्टिव या पैसिव में हम चेंज करके रख सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू कि आपके ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है, और शायद आपको आज ऑब्जेक्ट का महत्व समझ में आ रहा होगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, और किसी भी सेंटेंस में अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन ये है कि वो वर्ब के बाद है या वर्ब के पहले है। अगर वो वर्ब के पहले है तो वर्ब पैसिव में, और अगर वो वर्ब के बाद है तो वर्ब एक्टिव में। एक्सेप्ट, आप याद रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें डूअर सेंटेंस में नहीं होता, उसको छोड़ के बाकी हर तरह के सेंटेंस में यही थ्योरी एक्टिव और पैसिव का है कि आप वर्ब का एक्टिव और पैसिव कैसे डिसाइड करोगे। आप जरा देखो एक और चीज, सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट में बोल रहा हूं वो सेंटेंस में कहीं भी प्लेस किया जाएगा। मैं डूअर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। उस वर्ब के साथ कहीं भी हो सकता है वो, लेकिन ऑब्जेक्ट को यूज करने का एक प्री कंडीशन है, एक शर्त है कि वो वर्ब के जस्ट बाद ही रखा जाता है। इनफैक्ट अगर वर्ब के लिए एडवर्ब भी लगाना हो ना तो वो ऑब्जेक्ट के बाद जाता है। मैं कभी ऐसे नहीं लिखता राम प्लेज नाइसली और तब मैं क्रिकेट रखूं। ये तुमको भी पता है गलत है, क्रिकेट को यहां रखना होगा। तो अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्टिव है, तो वर्ब के जस्ट बाद उसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का अब ये तुम्हारा जनरल रूल है। अब अगर बहुत सिंपल से देखो तो वर्ब के वॉइस का डिसीजन बहुत आसान है। मैं थ्योरी में बात कर रहा हूं, तुम्हें उस पर कंट्रोल के लिए तुम्हें उस पर बहुत वर्कआउट करना होगा। तुम्हारा वॉइस का पूरा मिला के वर्ब का टाइप, दैट इज ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, और ये तुमको प्रैक्टिस की चीज है, क्योंकि आज तक तुमको कभी ये कराया नहीं गया है। तुम कोई भी वर्ब निकाल लो, कोई भी वर्ब ले लो, उसके मीनिंग को देखो तो कि उसके साथ व्हाट हुम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसके साथ व्हाट हुम का तुम प्लेसमेंट नहीं कर सकते, व्हाट हुम का प्लेसमेंट नहीं कर सकते, तो वो इनट्रांजिटिव है। और व्हाट हुम का प्लेस हो सकता है उसके साथ, तो जैसे ही डाइड, मैं अगर लिखूं डाई मरना, क्या हु छोड़ देना, हु छोड़ देना, क्योंकि हु का एक कैटेगरी होता है कि हु ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सबके साथ आता है। तुम उस हु के बाद व्हाट या हुम रख सकते हो कि नहीं उस वर्ब के साथ, व्हाट या हुम तुम उस वर्ब को एक साथ प्लेस कर सकते हो नहीं। मैं बोलूं ही डाइड, डाइड व्हाट, डाइड हुम, नो, intransitive. He laughed, laughed what, laughed whom, no. He met whom, transitive. मीट ट्रांजिटिव हो गया, डाई और लाफ इंट्रांजिटिव हो गया। डाई और लाफ हमेशा एक्टिव बनेगा। मीट को एक्टिव या पैसिव बनाने के लिए देखना पड़ेगा कि डूअर उसका हो, ऑब्जेक्ट हो तो एक्टिव, और डूअर गायब होगा। मैंने क्या बोला था, ट्रांजिटिव वर्ब में अगर पैसिव में रखने की जरूरत होगी तो काम करने वाला गायब होगा। काम करने वाला जो उस काम को कर रहा है वो गायब होगा, या तो गायब होगा। तुम्हारे सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब में पैसिव बनने का एक कंडीशन है कि गायब होता है डूअर ही, करने वाला। जैसे देखो, तुम अगर इसको यहां देखो तो यहां पे अगर तुम ध्यान दो तो इसके सब्जेक्ट है ये, इसलिए आर लगा है। अब आप जरा सोचो कि ये सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर है कि ऑब्जेक्ट है। तुम ध्यान देना, स्टूडेंट्स अगर डूअर होते तो वो किसी और का एडमिशन कराते। आई एडमिटेड माई ब्रदर इन टू द इंस्टीट्यूशन, सॉरी टू द इंस्टीट्यूशन, एडमिट के साथ टू लगता है। आई एडमिटेड माई ब्रदर टू द इंस्टीट्यूशन। मैं अगर डूअर था तो भाई का एडमिशन हुआ है, मुझे यहां पे ऑब्जेक्ट डालना पड़ा, लेकिन भाई का ये एडमिशन हुआ और भाई खुद सब्जेक्ट है, तो वो डूअर नहीं है, ऑब्जेक्ट है।
और अगर वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब पैसिव बनता है। यही चीज यहां पे हु विल लर्न, स्टूडेंट विल लर्न, डूअर है, एंड दे विल लर्न व्हाट, मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्ट ठीक वर्ब के बाद आता है। दे विल लर्न व्हाट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। देखो बगल में लिखा हुआ है हु विल टीच, डूअर गायब, पैसिव, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है और आईएनजी का पैसिव बिंग भी। एंड अगेन हु विल लर्न, सॉरी द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग यहां पे तो एडजेक्टिव था वैसे भी, टीच द लर्निंग प्रोसेस, बट हु विल टीच गायब है, व्हाट है। सो जब वो पैसिव बनेगा तो तुम्हारे सेंटेंस में गायब होगा डूअर। आई होप। अब ये एक जनरल थ्योरी थी जो मैंने बोला, ये एक जनरल थ्योरी है, डूअर का होना, गायब रहना, ऑब्जेक्ट का होना। अब इसको डिफरेंट टाइप के, देखो क्या होता है ना कि आप थियरी वॉइस की बड़ी कम है, बट अगर तुम इसको प्रैक्टिकली सोचो तो जिस वर्ब को तुम सेंटेंस में यूज कर रहे हो उस हर वर्ब का ये डिसीजन होना तो जरूरी है कि वो वर्ब का ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो आपका सबसे पहले वॉइस डिसाइड करने के लिए वर्ब का ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव डिसीजन जरूरी है। अगर वो इंट्रांजिटिव है तो हमेशा एक्टिव में रहेगा। ट्रांजिटिव होगा तो देखना कि अगर डूअर और ऑब्जेक्ट दोनों है तो एक्टिव, और डूअर अगर गायब है तो पैसिव हो जाएगा। देन तुमको फॉर्म पहचान में आना चाहिए वर्ब का, जो दिया हुआ फॉर्म है वो एक्टिव है कि पैसिव है। मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा, सबको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर वो कॉमन एरर के क्वेश्चन में आता है, कॉमन एरर में बहुत पूछता है ये एक्टिव होगा कि पैसिव होगा। एंड देन डूअर और ऑब्जेक्ट अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसको आइडेंटिफाई करना, एंड योर रॉ मटेरियल ऑफ वॉइस इज रेडी। अगर इतनी चीजें सीख लेते हो तो ये रेडी है। जरूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस में एक ही वर्ब हो। अगर 3 वर्ब हैं तो तीनों के अलग अलग वॉइस में होने का, एक ही वॉइस में तीनों सेंटेंस तीनों वर्ब होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जैसे एक सेंटेंस था, देखिए मैं अगर आपको अभी जो एक छोटा सा मैंने जो छोटी सी बात बताई थी, मैं आपको कल फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वाले में मैं ढेर सारे क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम अगर सेंटेंस को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक कंप्रीहेंशन से एक ऑप्शन लिया है, आप ध्यान दीजिए। एक वर्ब यहां है और ये दूसरा वर्ब है। सेंटेंस में आपके 2 वर्ब हैं और दोनों एक्टिव में हैं। टू गेन एंड इज पोर्ट्रेइंग। पोर्ट्रे का मतलब होता है ना चित्र बनाना, एक्टिव में है, और पोर्ट्रे मतलब पोर्ट्रे कर रहा है, बना रहा है। व्हाट, कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, एक पिक्चर, पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। कौन गेन करेगा, गवर्नमेंट, हु, एंड क्या गेन करेगा। और तुमको इसको ट्रांसलेट करने की क्या जरूरत है हिंदी में। लोग बोलते हैं ना कि ट्रांसलेशन हमको बात नहीं समझ में आती है, तुम खाली वर्ब निकालो। तुमको जो मैंने अभी बोला ना, ऑब्जेक्ट और डूअर और ये सब तुम्हारे पूरे सेंटेंस अंग्रेजी का पार्ट हो जाएगा। तुमको रीडिंग तुम्हारे को हेल्प कर देगा। देखो मैंने एक सेंटेंस ऐसे निकाला और देखिए तो आराम से मीनिंग समझ में आ रहा है। आप अगर सिर्फ वर्ब को टारगेट करते हो, क्योंकि देखो एक थियरी तो है कि अगर ग्रामर सही तरीके से पढ़ा जाएगा तो वो आपकी भाषा को मजबूत करेगा। अगर वो भाषा को मजबूत नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो प्रैक्टिकली नहीं पढ़ के सिंपली थियरी में पढ़ रहे हो। अब आपके ये जो पार्ट हैं इसको एक चीज से ठीक किया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा और आपको हेल्प करना होगा। प्लस एक्सेप्शंस ट्रांजिटिव के अलग अलग होते हैं, टाइप्स अलग अलग होते हैं। इन सब चीजों को मैं अगले वीडियो में, अब अगले वीडियोस में मैं डील करूंगा, और अगले वीडियोस में मैं कुछ प्रैक्टिस भी करके आपको दिखा दूंगा कि आपको कैसे चेक करना है। आई होप आपको आज का डिस्कशन ठीक लगा होगा, और प्लीज इसको लाइक शेयर आप करो और लोगों को भी फायदा हो तो अच्छा है। थैंक यू, अगले में आप मिलते हैं। थैंक यू सबको।